नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए बच्चों, हमारा यूपी पुलिस के लिए महारथी बैच चला हुआ था और उसी महारथी बैच के अंतर्गत हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था। तो हमने बच्चों जो लास्ट क्लास की थी, हमने बच्चों लास्ट क्लास में हमारा जो भाग 1 था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसे कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों आज जो हम करेंगे वो आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 छोटा भाग है, भाग 2 में ज़्यादा चीज़ नहीं है, भाग 2 में केवल नागरिकता से संबंधित चीज़ें हैं। तो आइए बच्चों आज हम भाग 2 को देखते हैं। मेरा गला भी खराब हो रहा है, तो आज भाग 2 को जो है कोशिश करेंगे समाप्त करने की साथ के साथ ही। तो अगर बच्चों हम बात करें भाग 2 की, हम बात करें बच्चों भाग 2 की, तो आज बच्चों जो हमारा भाग होगा वो होगा भाग 2। और भाग 2 में क्या चीज़ है बच्चों? तो भाग 2 में है हमारी नागरिकता। तो बात करेंगे बच्चों हम भाग 2 की, और भाग 2 में क्या चीज़ है बच्चों? तो भाग 2 में है हमारी नागरिकता। भाग 2 में है हमारी नागरिकता, और जो नागरिकता है बच्चों वो है हमारी अनुच्छेद 5 से 11। जो नागरिकता है बच्चों वो है अनुच्छेद 5 से 11। हमने भाग 1 पढ़ा था, भाग 1 में था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वो था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो जो नागरिकता हो जाएगी बच्चों वो होगी 5 से लेकर 11 तक। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, हम पहला बिंदु देखते हैं। तो अगर हम पहले बिंदु की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, और यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो बच्चों हमने बात करी कि जो भारत है, भारत में बच्चों कैसी नागरिकता है? तो हमने बात करी भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में एकल नागरिकता है यानी कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है बच्चों। यानी कि जो भारत में व्यक्ति नागरिक होगा वो केवल भारत का नागरिक होगा, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। यानी हमारे देश में राज्य नागरिकता नहीं देते, जो नागरिकता देने का काम करता है वो राष्ट्र करता है। यानी कि यदि आप भारत के नागरिक हो तो इसका मतलब आप संपूर्ण भारत के नागरिक हो। आप कर्नाटक के भी हो, आप मध्य प्रदेश के भी हो, आप नागालैंड के भी हो, आप छत्तीसगढ़ के भी हो। जैसे अगर बच्चों हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप है। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप है। और अमेरिका में बच्चों एक जो नागरिकता है वो संबंधित राज्य की ली जाती है। जो व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है एक उस राज्य की लेगा, और एक जो नागरिकता लेगा वो एक सेंटर की लेगा, एक केंद्र की लेगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। और हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमने किससे लिया है बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है उस देश का नाम क्या है बच्चों? ब्रिटेन। यानी हमने जो एकल नागरिकता ली है वो ब्रिटेन से ली है। चीज़ें क्लियर होगी? यानी कि भारत में जो व्यक्ति नागरिक होगा वो संपूर्ण भारत का नागरिक होगा, उसे अलग से राज्य की नागरिकता की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ बच्चों हमने बात की कि जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो आइए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या बातें दी गई है और वो किन बातों के विषय में जिक्र कर रहे हैं। तो अगर बच्चों हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले होगा बच्चों हमारा अनुच्छेद 5। सबसे पहले होगा बच्चों हमारा अनुच्छेद 5। अगर बच्चों हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान। बच्चों, इस अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय बताया गया कि भारत का नागरिक कौन होगा। तो इसमें बच्चों कुछ शर्तें दी गई थी। पहली शर्त यह थी कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में होना चाहिए। अगर भारत में नहीं हुआ तो उसके जो माता पिता है उनका जन्म भारत में होना चाहिए। अगर उसके माता पिता भी नहीं है तो कम से कम 5 वर्षों, यानी कि संविधान लागू होने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी कि संविधान लागू होने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व से बच्चों वह भारत में रह रहा हो। यानी कि 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी कि संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950। अगर कोई व्यक्ति 1944 से भारत में रह रहा है और वो उसका न तो जन्म भारत में हुआ और न उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, तो वो भी ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाएगा। यदि वो भारत की नागरिकता रखना चाहता है तो भारत का नागरिकता रख सकता है। बाकी यदि उसकी इच्छा है, वो अपने देश का जिस भी देश से आया उसका नागरिक है, तो उस देश का नागरिक रह सकता है। अब बच्चों हम बात करेंगे अनुच्छेद 6 के संदर्भ में। अब हम देखेंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 में क्या क्या चीजें दी गई है। तो अगर बच्चों अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसमें जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं उनकी नागरिकता के विषय में बताया गया है। तो देखते हैं क्या है। तो जो हमारा अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे। भारत के नागरिक समझे जाएंगे यदि वो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ जाते हैं। यदि वो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ जाते हैं, भाई देश का विभाजन हो गया। और जब देश का विभाजन हो गया तो बहुत सारे व्यक्ति क्या है, आपके पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान बना वहां से भारत आए। तो एक तारीख तय की गई बच्चों, और वो जो तारीख तय की गई वो तारीख तय की गई हमारी 19 जुलाई 1948। तारीख तय की गई बच्चों, वो तारीख थी हमारी 19 जुलाई 1948। ये कहा गया कि यदि पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ जाता है, यानी अगर वो 18 जुलाई तक आ जाता है, आपका 18 जुलाई तक आ जाता है, तो भारत का नागरिक क्या है समझ लिया जाए। लेकिन यदि इसके बाद आता है, यदि 19 जुलाई के बाद आता है वो, तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन उसके लिए उसे कम से कम पहले 6 माह भारत में रहना होगा, अपना पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद ही उसे नागरिकता प्राप्त होगी। तो नीचे नोट डाल कर लिखता हूं मैं। यदि कोई व्यक्ति इस तिथि से बाद, यदि कोई व्यक्ति इस तिथि से बाद में भारत आता है, यदि कोई व्यक्ति इस तिथि से बाद में भारत आता है
तो उसे कम से कम 6 माह, भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा। उसी के बाद नागरिकता दी जाएगी, तो बच्चों जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति स्थिति यानी 19 जुलाई 1948, यानी यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो उसे कम से कम पहले 6 माह भारत में रहना होगा, और 6 माह भारत में रहने के बाद उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी इस बात की जांच की जाएगी कि जो व्यक्ति भारत में आया है वो भारत में निवास करने के लिए ही आया है। ये जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये उसके द्वारा वो भेजा गया है, वो किसी गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए आया। ठीक है बच्चों, तो हमारा अनुच्छेद 5 क्लियर हो गया, और इसी के साथ हमारा अनुच्छेद 6 क्लियर हो गया। हमने 5 में कहा कि जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता के विषय में बताया गया। अनुच्छेद 6 की बात करें तो हमने कहा कि जो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के विषय में बताया गया, है। अब हम अनुच्छेद 7 देखते हैं। तो जो बच्चों अनुच्छेद 7 है, इसमें कहा गया है यदि कोई भारतीय नागरिक यदि कोई भारतीय नागरिक 1 मार्च 1947 यदि कोई भारतीय नागरिक 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई भारतीय नागरिक 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। देखो अच्छा, ये कह रहा है कि 1 मार्च 1947 एक तारीख तय की गई, 1 मार्च 1947। ये कह रहा है कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है अगर वहां गया है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च से पहले गया है, 1946 में गया, 1945 में गया, 1944 में गया और उस हिस्से में बच गया जहां पे आज पाकिस्तान है, और वो यदि विभाजन के बाद वापस भारत आता है तो उसे भारत की नागरिकता तुरंत मिल जाएगी। लेकिन यदि कोई 1 मार्च के बाद गया है और उसके बाद, इसका मतलब यह है कि 1 मार्च के बाद जब वो गया तो उसका उद्देश्य पाकिस्तान में रहने का था। लेकिन यदि वो 1 मार्च के बाद भी गया, उसके बाद पाकिस्तान में रहता है, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो भारत ही ठीक था, तो अगर वो वापस भारत में आता है तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। लेकिन उसके लिए फिर वही सेम नियम है कि उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसी के बाद 6 महीने रहने के बाद ही उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 की, अगर बच्चों हम अनुच्छेद 8 की बात करें, आर्टिकल 8 की बात करें, तो अनुच्छेद जो 8 है इसमें कहा गया है जो अनुच्छेद 8 है बच्चों, इसमें कहा गया है
भारत से बाहर, भारत से बाहर विदेशों, भारत से बाहर विदेशों में रहने वाले, भारत से बाहर विदेशों में रहने वाले व्यक्ति भी, भारत से बाहर विदेशों में रहने वाले व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं यदि उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ। ये कह रहे कि ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश में जाके नौकरी कर रहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति था और एक व्यक्ति लाहौर से था और वो 1930 में चला गया, ये उसके माता पिता 1930 में चले गए और वो लंदन जाके बस गए। उस बच्चे का जन्म वही लंदन में होता है, लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन हो गया तो उस बच्चे की इच्छा ये है कि मुझे नागरिक जो बनना है वो बनना है भारत का। तो अब उस बच्चे का जन्म तो भारत में नहीं हुआ, लेकिन उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, तो उसके माता पिता भारत के नागरिक थे, तो उसके पास जाहिर सी बात है इस चीज का कोई ना कोई प्रूफ होगा, साक्ष्य होगा, तो संबंधित प्राधिकारी के सामने रजिस्ट्रार ऑफिस में उन साक्ष्यों को पेश करेगा और उसे भी उसके बाद भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो बच्चों, हमने कहा कि जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें हमने अनुच्छेद 8 तक बात कर ली, हमने कहा अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता है। 6 में क्या है, पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता है। 7 में क्या है, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता है। 8 में क्या है, विदेश में रहने वालों की नागरिकता है। तो बच्चों, जो चीज़ें हैं ना, चीज़ों को कोशिश करो कि जो अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, अपनी जो लैंग्वेज है उसमें याद किया जाए। जो किताबी लैंग्वेज है उसके चक्कर में मत पड़ो, केवल जो मेन चीज़ है, मेन कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रहना चाहिए। तो अब बच्चों हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। हमारे 3 अनुच्छेद और बचे हैं, अनुच्छेद 9, 10 और 11। तो बच्चों अब उनमें भी हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 9, 10 और 11 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारा अनुच्छेद 9 है, 10 है और 11 है, उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अगर बच्चों हम बात करें बच्चों अनुच्छेद 9 की, तो अनुच्छेद 9 ये कह रहा है, अनुच्छेद 9 ये कह रहा है यदि कोई भारतीय नागरिक यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, किसी अन्य देश की यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है,
ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उसकी भारत की नागरिकता, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों जो हमारा अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 9 ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 10 की ओर। तो अगर बच्चों हम अनुच्छेद 10 की बात करें, अगर हम बात करें अनुच्छेद 10 की, तो जो बच्चों हमारा अनुच्छेद 10 है, अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसका मतलब यह है बच्चों, अगर आप भारत के नागरिक हो, आपने नागरिकता किसी भी तरीके से प्राप्त की हो, तो आप एक जो आम नागरिक के अधिकार है वो हर नागरिक के अधिकार है। यदि आप भारत के नागरिक हो तो जो नागरिकों का अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार आपको मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति उन अधिकारों को आपसे छीन नहीं सकता है, उन अधिकारों को नहीं छीन सकता। इसी के साथ बच्चों हम नागरिकता के अगर अंतिम अनुच्छेद की बात करें, तो हमारा जो अंतिम अनुच्छेद है बच्चों इसका, वो है अनुच्छेद 11। अब जो अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है कि नागरिकता, नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है। देखो जो अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 ये कह रहा है बच्चों कि जो नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित जो भी कानून अगर कोई बनाएगी तो बनाएगी हमारी केवल संसद। नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनेगा वो कानून बनाने का जो कार्य करेगी हमारी, वो केवल करेगी संसद। यानी कि जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल नागरिकता में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि जो राज्य विधानमंडल है वो नागरिकता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो बच्चों जो संसद को यह अधिकार दिया गया कि हमारी संसद ही नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी, तो जो हमारी संसद है इसने इसका प्रयोग भी किया, और इसका प्रयोग करते हुए हमारी संसद ने 1955 में एक अधिनियम बनाया था, जिस अधिनियम का नाम था बच्चों नागरिकता अधिनियम 1955। तो आइए अब हम नागरिकता अधिनियम 1955 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रमुख बातें कही गई हैं। क्योंकि हमने अनुच्छेद 5 से 11 तक तो पढ़ लिया। 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 में क्या है? पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता। 7 में क्या है? पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। 8 में क्या है? विदेश में रहने वालों की नागरिकता। 9 में क्या है आपका? स्वैच्छिक त्याग। 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 में क्या है कि नागरिकता से संबंधित यदि कोई भी प्रावधान है तो उसमें जो कुछ भी छेड़छाड़ करनी है वो करने का कार्य केवल कौन करेगा? तो कौन करेगा? संसद करेगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। तो इसे हम रफ करते हैं और आगे बच्चे
आगे हम चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें हमारा, तो बच्चों इसमें है, तो मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, संसद ने नागरिकता अधिनियम, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और वर्तमान में भारत की नागरिकता की प्राप्ति और वर्तमान में भारत की नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, इसी अधिनियम के तहत होती है। 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 यानी कि बच्चों, हमारी संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग किया और एक कानून बनाया। इस कानून का नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। यानी कि जो वर्तमान में हमारी नागरिकता प्राप्त और समाप्त की जाती है वो इसी के कानून के द्वारा की जाती है। यानी 1955 के बाद जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक बना या जिसका जन्म 1955 के बाद हुआ वो इसी अधिनियम के तहत भारत का नागरिक बना। तो आइए देखते हैं इसमें प्राप्ति और समाप्ति के कितने तरीके बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं, एक बार हम उन तरीकों को देखते हैं। अगर हम पहले बिंदु की बात करें तो हमारा पहला बिंदु होगा नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं तो नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। तो यदि बच्चों हम पहले तरीके की बात करें तो जो पहला तरीका है हमारा बच्चों वो है जन्म के द्वारा। पहला तरीका है बच्चों हमारा जन्म के द्वारा। अब बच्चों जो जन्म के द्वारा है, यदि हम इस जन्म के द्वारा की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ और जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक था और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं था, तो ऐसा बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। और यदि बच्चों हम अपनी बात करें तो हमारे तो जन्म के समय माता और पिता दोनों ही कहाँ के नागरिक थे? तो भारत के नागरिक थे। तो हम ऑटोमेटिक कहाँ के नागरिक हो जाएंगे? आपके भारत के नागरिक। यानी यदि बच्चे का जन्म भारत में हुआ और जन्म के समय माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक था और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं था, तो बच्चा कहाँ का कहलाएगा? तो बच्चा कहलाएगा भारत। उसके बाद बच्चों अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो जो दूसरा तरीका होगा हमारा बच्चों वो होगा वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के हम द्वारा लिख देते हैं। अगर बच्चों हम वंश परंपरा के द्वारा की बात करें
अगर बच्चों हम वंश परंपरा के द्वारा बात करें तो बच्चों ऐसा कोई दंपत्ति, ऐसा कोई पति पत्नी वो भारत के नागरिक हैं और वो विदेश में रह रहे हैं और उनके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ बच्चों? विदेश में हुआ। और वो जो माता पिता है वो ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा भी कहाँ का नागरिक बने? भारत का नागरिक बने। तो उस बच्चे को जो नागरिकता मिलेगी वो मिलेगी बच्चों वंश परंपरा के आधार पर। लेकिन उस बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर उस देश में जो भारतीय दूतावास होगा, उस भारतीय दूतावास में उस बच्चे का पंजीकरण कराना पड़े। 1 वर्ष के अंदर अंदर जो बच्चा है उसका पंजीकरण भारतीय दूतावास में कराना होगा और वहाँ पे बताना होगा कि जो बच्चा है इसे हम भारत का ही नागरिक बनाना चाहते हैं। तो वो मिले, ये ऐसे नागरिकता प्राप्त होगी आपकी वंश परंपरा के द्वारा। इसी के साथ बच्चों अगर तीसरे तरीके की बात करें तो जो तीसरा तरीका है बच्चों वो है हमारा पंजीकरण। वो है बच्चों हमारा पंजीकरण के द्वारा। वो है बच्चों हमारा पंजीकरण के द्वारा। अगर बच्चों हम पंजीकरण के द्वारा की बात करें, अब किसी बच्चे का न तो जन्म भारत में हुआ, न उसके वंश परंपरा के आधार पर वो भारतीय है, तो उसके पास तीसरा तरीका जो बचता है बच्चों वो बचता है पंजीकरण के द्वारा। बाई रजिस्ट्रेशन उसे भारत में पंजीकरण कराना होगा और कम से कम उसे भारत में 5 साल रहना होगा। उसी के बाद बच्चों उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसी के साथ बच्चों अगर हम चौथे तरीके की बात करें, चौथा तरीका जो होगा हमारा वो होगा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र के द्वारा, अर्जित क्षेत्र के द्वारा, अर्जित क्षेत्र के द्वारा। बच्चों अर्जित क्षेत्र से मतलब है यदि भारत ने किसी भूभाग का विलय भारत में कर लिया तो उस भूभाग में रहने वाले समस्त नागरिक ऑटोमेटिक कहाँ के नागरिक हो जाएंगे? भारत के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमने 1961 में गोवा पे अधिकार किया, तो गोवा के समस्त नागरिक कहाँ के नागरिक हो गए? ऑटोमेटिक कहाँ के नागरिक हो गए? तो भारत के नागरिक हो गए। इसी प्रकार जब हमने पुदुचेरी का विलय भारत में किया तो उससे पहले पुदुचेरी फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था। तो जैसे ही हमने उसका विलय भारत में किया तो वहां पे रहने वाले समस्त लोग कहां के नागरिक हो गए बच्चों? तो वे नागरिक हो गए, भारत के नागरिक हो गए। और बच्चों यदि हम 5वें तरीके की बात करें तो 5वां तरीका होगा बच्चों हमारा देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा। अब बच्चों अगर हम देशीयकरण की बात करें तो बच्चों देशीयकरण में कम से कम भारत में 12 साल रहना होता है। जो व्यक्ति कम से कम 12 साल रह लेगा उसे देशीयकरण के द्वारा बच्चों भारत की जो नागरिकता है वो दे दी जाएगी। उस व्यक्ति को जो है बच्चों भारत की जो नागरिकता है वो दे दी जाएगी। इसी के साथ बच्चों हमारा एक नियम और है, एक प्रावधान और है। यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित 5 क्षेत्रों से हो, विज्ञान से, कला से, साहित्य से, विश्व शांति से और दर्शन से, उसने इन 5 में से किसी भी क्षेत्र में काम किया हो और वो किसी अन्य देश का नागरिक हो और वो नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है भारत की, तो भारत सरकार बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना कोई भी फॉर्मेलिटी पूरे किए उसे डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाए। तो मैं बच्चों लिख रहा हूं, मैं यहां पे नोट डालकर लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, बराबर में लिख रहा हूं, वो नीचे हो जाएगा आपका, तो हम यहीं पे लिखते हैं नोट डाल के। यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति
विश्व शांति व दर्शन, फिलोसफी वह दर्शन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वह दर्शन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, दर्शन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, दर्शन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसे नागरिकता की शर्तें, पूरी किए बिना भी नागरिकता दी जा सकती है, पूरी किए बिना भी नागरिकता दी जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है। तो बच्चों, ये 5 क्षेत्र हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 5 क्षेत्र से संबंधित है, विज्ञान से, कला से, साहित्य से, विश्व शांति से और दर्शन के क्षेत्र से, तो बच्चों उसे शर्तें, नागरिकता की शर्तें पूरी किए बिना भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसी के साथ बच्चों अगर हम यहाँ बात करें, तो आपका यहाँ पे होगा नागरिकता समाप्ति, नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं। नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं। तो अगर बच्चों हम देखें ना कि नागरिकता की समाप्ति के वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग, आपने अपनी खुद की मर्जी से देश की नागरिकता छोड़ दी तो उसे कहा जाएगा स्वैच्छिक त्याग। दूसरा होगा बच्चों दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और बच्चों तीसरा तरीका होगा सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर, सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर, सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर, यदि आपने युद्ध के समय शत्रु देश की मदद की है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। यानी जो 1955 का अधिनियम है बच्चों, उसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए हैं और नागरिकता समाप्ति के कितने तरीके बताए गए हैं? 3 तरीके हैं। इसी के साथ बच्चों एक शर्त और है, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाती है। यूँ 7 वर्षों में एक भी दिन के लिए भारत नहीं आया तो भी इसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो हम नोट डाल कर लिखेंगे, यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है, यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है, भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाएगी, तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाएगी।
तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाएगी। तो बच्चों अगर मुझे 1955 के अधिनियम में नागरिकता समाप्ति के कितने तरीके हैं, तो कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। और नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके हैं बच्चों? तो 5 तरीके हैं। साथ ही एक कंडीशन और है कि यदि वो कोई व्यक्ति इन 5 क्षेत्रों से तो उसे नागरिकता की शर्तें पूरी करे बिना ही नागरिकता दे दी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो बच्चों यदि आज की क्लास की बात करें तो आज हमने भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ा, जिसमें हमने नागरिकता के विषय में जिक्र करा कि भारत का नागरिक कौन होगा, कौन नहीं होगा, नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी। इसी के साथ बच्चों अगर बात करें हम अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 अगर बात करें कि ये उस समय के लिए थे, 1955 से पहले के थे, और जो आपका अनुच्छेद 10, 11 है ये आज के लिए है। और आज 1955 के अधिनियम के तहत ही आज हमारे देश में नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति की जाती है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज हमारी क्लास में जो नागरिकता टॉपिक था बच्चों वो हमने समाप्त कर दिया। कल मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा मौलिक अधिकार। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।